कहीं कोई सुने तो लगना चाहिए ये सासाराम के स्टूडेंट हैं, सासाराम से ये छात्र हैं जो बोल रहे हैं, जिनकी ये आवाज़ है। एक बात है, मत बैठिएगा, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो एकदम हमेशा सैड रहते हैं, जो बोर फील करते हैं अपने आप को। घर पे हम लोग को सिखाया जाता है कि कहीं हंसो मत, लेकिन मैं कहता हूं कि इंसान को हंसना भी चाहिए और साथ साथ दूसरे को हंसाना भी चाहिए। और जो खुद नहीं हंस सकता और दूसरे को क्या हंसाएगा। जो थोड़ा शांत रहते हैं, बोरिंग टाइप से, जो उदास रहते हैं, वो खुद तो रोते ही हैं और दूसरे को भी रुलाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि खुश रहिए और हमेशा हंसते रहिए और दूसरे को भी हंसाइए। पहले आप सभी लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग मास्क लगा लें, जरूरी। मास्क लगाना इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार भी मास्क लगाना जरूरी है, इसलिए आप लोग मास्क लगा लें। कुछ ऐसे भी इसमें कैंडिडेट्स हैं जो मास्क ऐसे लगाए हैं जैसे बाइक जब कोई चला रहा होता है और हेलमेट हैंडल में टांग कर लेकर चलता है, नाक को ढक नहीं पाए हैं और केवल मुंह ही ढके हुए हैं, तो नाक पूरा ढक लें, ये जरूरी है। हमेशा हमसे मुलाकात हुई है, जितने भी छात्र इसमें बैठे हुए हैं, कई सारे लोग हैं और पढ़ाई लिखाई संबंधी बातें होती हैं, लेकिन आज कोई हम पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड कोई विशेष बात नहीं होगी, इसलिए आज की जो बात होगी वो कुछ खास रहने वाली है, जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आप लोगों के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। एक बात आप लोग को बता दें, हम लोग की कई सारी सोच होती है, कई सारी चीजों को हम सोचते हैं। अगर आप देखें तो बनाने वाले ने हर इंसान को एक अद्भुत शक्ति दी है। जब हम पैदा होते हैं तो वैसा कोई हो ही नहीं सकता, सबसे खूबसूरत होते हैं, वैसा कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी तुलना होने लगती है पड़ोस के बच्चों के साथ। वो अच्छा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा करना चाहिए। और फिर जैसे हम बड़े होते हैं, ये सोचने लगते हैं यार मैं तो बदनसीब हूँ, गरीब हूँ, गांव से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। कई सारी चीज़ें मन में आने लगती हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल हम लोग को शुरुआत से मिल जाता है और ऐसी तुलनाएं होने लगती हैं कि हम लोग के माइंड में ये सारी बातें आ जाती हैं। हमको ऐसा लगता है कि कई सारे बच्चे ये भी सोचने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब वो अपनी स्थिति को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सोचिए, बनाने वाले ने हम सभी को जहां भी पैदा किया है, बहुत सोच समझ कर पैदा किया है। हम लोग को अपने संघर्ष को अपनी बदनसीबी नहीं समझना चाहिए। आप ऐसे देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर उनका उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि दुनिया में वही लोग सफल हुए हैं, और जो सफल हुए हैं उनमें से 80% ऐसे हैं
जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत अधिक संघर्ष किया है। कई सारे कंट्री आज जो विकसित हैं, हम लोग सोचते हैं वो ऐसे ही विकसित हो गए हैं। भारत इंडिया को सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो गलत जगह हैं, इंडिया की स्थिति सही नहीं है। एक बात बता दें, जितने देश विकसित हैं सबने संघर्ष किया है, तब आज वे बेहतर स्थिति में हैं। आप खुद सोचिए कि कई सारे लोग, चाहे कोई भी हो, जिनको हम लोग आज ये समझते हैं कि दुनिया के टॉप लेवल पे हैं सफलता में, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इसको जानना चाहिए कि उन्होंने संघर्ष किया है, वो ऐसे ही नहीं है। एक बात और, हम लोग की कई सारी सोच होती है, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, कई सारी चीज़ों सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। अर्थात आपको जो नहीं बनना है वो आपको नहीं सोचना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको जो नहीं बनना है उसे कभी नहीं सोचना है। अब आपको अपने जीवन में ये फैसला करना है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप खुद कर सकते हैं। कोई बाहर का कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो फैसला आपकी लाइफ को लेकर नहीं कर सकता। आप खुद अपने को बेहतर समझते हैं, और जितना आप खुद को बेहतर समझते हैं उतना आपको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हम लोग की स्थिति क्या है, अगर कोई कहता है आप अच्छे हो तो हम मान लेते हैं कि हम अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हो तो हम मान लेते हैं कि हम अच्छे नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में तो है ही नहीं। सामने वाला कह दिया कि आप अच्छे हो तो मान लेते हैं कि अच्छे हैं, सामने वाला कह दिया कि आप अच्छे नहीं हो तो मान लेते हैं अच्छे नहीं। ऐसे अगर स्थिति है तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो दूसरे कोई चला रहे हैं जो बता रहे हैं कि आप अच्छे हो या बुरे हो। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग कोई भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य को अपने हाथों में लीजिए, लक्ष्य को अपने हाथों में लीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सब तक? एक बात और कि इंसान की सबसे बड़ी जो समस्या है वहीं तक इंसान पहुंच सकता है। एक बात सोचिए, एक बात याद आ रही है। एक किसान था और वह मुर्गी पाल रखा था। उन मुर्गियों में एक बाज भी पाल रखा था। एक बंदा गया उसके यहाँ, बाज कैसे रहता है, बाज ये रहता कैसे? वो हैरान था कि ये बाज रहता कैसे, इसको तो उड़ जाना चाहिए। और ये मुर्गियों के साथ दाना चुन रहा है, दाना चुन रहा है। तो सीधी सी बात है, उसके दिमाग में आया कि ये रह कैसे रहा है। तो किसान से बोला उसने कि तुमने बाज को पाल रखा है मुर्गियों के बीच। तो उसने, किसान ने बोला कि ये बाज कहाँ है, ये तो मुर्गी ही है। बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये बाज ही है। वो बोल रहा है कि नहीं, ये मुर्गी है। बोला कि ठीक है, बता, मुर्गियों के बीच ये नहीं रहेगा। किसान बोला कि ठीक है। वो जो बंदा था जिसने बोला था किसान से, वो लेकर के बाज को लेकर गया, हाथ में लिया और उसको उड़ाया। जब उसको उड़ाया तो थोड़ा सा फड़फड़ाकर फिर मुर्गियों के बीच आ गया। किसान बोला कि देख लिया, ये मुर्गी ही है, अब माना ठीक है। आप लोग थोड़ा शांत रहिए। किसान बोला ठीक है, ये
एक मौका और देते हैं। उसने फिर कुछ दूर तक जाने के बाद बाज फिर आकर मुर्गियों के बीच आ गया। किसान बोला अब तो मान लो ये बाज नहीं, ये मुर्गी ही है। फिर बोला कि नहीं यार, कैसे मान ले हम, एक मौका, लास्ट मौका दे दो। बाज को फिर लेकर गया। इस बार एक पहाड़ी पर लेकर गया और उस बाज को ऊपर की ओर दिखाया कि देखो तुम्हारा मंजिल वो है, तुम्हारा मंजिल ये नहीं है जहां पर तुम हो। वहां पे जाओ, आजाद हो तुम, और वही तुम्हारा असली जगह है, वहीं पे जाओ और उड़ो। दिखाया। उसके बाद बाज को उड़ाया, बाज उड़ने लगा और चला गया आसमान में, फिर नहीं आया। हम लोगों की स्थितियां ऐसे ही हो जाती हैं। हम लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। बाज जो था उसको किस बात का टेंशन था? किसी बात को टेंशन नहीं था, वो कंफर्ट जोन में था। उसको आराम से भोजन मिल रहा था, हर चीजें आराम से उसको मिल रही थी, तो उसको क्यों जाना कहीं? तो ये स्थितियां वहां बनी हुई थी, वो कंफर्ट जोन में था, वो उसको किसी बात की दिक्कत ही नहीं थी कि वो कहीं जाना चाहे। वही हम लोगों की स्थिति है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमेशा कंफर्ट जोन को सोचता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अगर कोई भी चीजें, अगर हर चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उससे निकलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमारे माइंड का ऐसा प्रवृत्ति है कि वो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। जब जरूरत आती है, जब आवश्यकता पड़ती है, तब हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को ये बात सोचना चाहिए कि हमें कभी भी अपने जीवन के किसी भी स्टेज में कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, खुद को सोचने लगे कि अब यही हमारा अंतिम मंजिल है, अंतिम पड़ाव है, अब इसके बाद क्या करना, तो आपकी जिंदगी वहीं समाप्त हो गई। इसलिए इंसान को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी लक्ष्य तय करते हैं तो आपके इरादे पक्के होने चाहिए। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके इरादे पक्के हैं, आपको खुद पर विश्वास है, तो आपको कोई भी व्यक्ति अनादर नहीं कर सकता। कोई भी गोल अगर हम फिक्स करते हैं तो उसे फिक्स करने से पहले तो आपने आज तय किया है, आप हर यहाँ पर जब सेमिनार रखा गया तो कोई दूसरे जगह होगा, हो सकता है अलग अलग जगह होंगे, कई सारे जगहों से लोग, जो बच्चे आए हुए हैं, कई सारे लोग आए हुए हैं। जब आप सबसे अलग हैं तो कुछ अलग करने की सोच भी होनी चाहिए। जब हम कोई भी लक्ष्य को फिक्स करते हैं, कोई गोल फिक्स करते हैं, कोई लक्ष्य को हम तय करते हैं, तो कई सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, बच्चों के दिमाग में आती हैं। पहले हम सोचते हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, ये हमारे दिमाग में आती है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कर सकता हूं। जब ये माइंड में आती है, ये दिमाग में, तो इससे एक बात का पता चलता है कि हमारे अंदर डर है। हमारे अंदर जो विश्वविद्यालय में जो बंदा टॉपर रहा हो, जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते, उनको जो कभी फेल नहीं हुए,
जो ये सोचते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, हमारा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम गांव से हैं। ये दो चीजें जो इंसान के डर को बताता है। इस डर का कारण भी है, कई सारे कारण हैं। जैसे सिविल सर्विसेज, आज हम लोग थोड़ा सा जो बात करेंगे सिविल सर्विसेज को लेकर हम लोग बात करेंगे। इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है। हम लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना है, गूगल पर हम लोगों ने देखा है, यूट्यूब पर हम लोगों ने देखा है कि ये इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है। एक डर बना हुआ है। दूसरा, जो पहले से जो भी आपके भैया दीदी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जब हम लोग तैयारी करने जाते हैं तो पहले उनसे पूछते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं, बहुत काफ़ी मटेरियल के बारे में बता देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सारे मटेरियल खरीद करके उसी मटेरियल में हम लोग घिर जाते हैं, जिससे मटेरियल देखकर ही हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सिविल सर्विसेज के लिए आप सिलेक्शन ले सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आईएएस की तैयारी को मुश्किल समझते हैं उनको बता दें कि इसका सिलेबस 10+2 है, 12वीं स्तर का है। आप खुद बताइए कि क्या आपने 12वीं नहीं की है? आपने 12वीं की पढ़ाई नहीं की है? आप पढ़े हैं ना जी, आप 10+2 पढ़े हैं, फिर इसमें डरना क्यों है? इसमें मार्क्स मायने नहीं रखता। आपके मैट्रिक में कितने % मार्क्स रहे, आपके 12 में कितने % मार्क्स रहे, आपका ग्रेजुएशन में कितना % मार्क्स रहा, क्या आप यूनिवर्सिटी में टॉप किए या नहीं किए, ये कुछ मायने नहीं रखता। और एक बात आपको बताएं कि ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि जो बंदा मैट्रिक में टॉप किया है वो इंटर में टॉप करेगा ही। जो बंदा इंटर में टॉप किया है वो ग्रेजुएशन में टॉप करे, और जो सब में टॉप किया है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी में भी टॉप कर जाए। आप खुद धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, इन्होंने भले ही कहीं टॉप नहीं किया लेकिन जिंदगी में इन्होंने टॉप किया। इसलिए ये मत सोचिए कि आपके मैट्रिक में कितने % मार्क्स रहे, आपके इंटर में कितने % मार्क्स रहे, आपके ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स रहे। इस बात को आप बिल्कुल ना सोचें। दूसरा चीज कि जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन इस चीज को देखते हैं तो यूपीएससी कहता है आप ग्रेजुएट हैं ना, आप पास हैं ना, आपके मार्क्स कोई मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आप यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में आप वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या दे रहे हैं। ऐसे भी हम लोग के अंदर कई सारे डर पहले से बैठा दिए जाते हैं और हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। घर पे लोग कहते हैं कि पहले एक काम करो, कोई छोटा मोटा नौकरी ढूंढ लो, फिर बाद में तैयारी करना। अगर कोई नौकरी में आप लग गए तो आपको बहुत कम ही टाइम मिलता है। फिर भी हमारा लक्ष्य पहले से तय होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हमें सपना देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपना मत देखो। आप कोई बात देता है कि आपने पहले छोटे मोटे कोई नौकरी कर लो, आईएएस का सपना मत देखो। लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरा सपना देखो, लेकिन रात में सोते समय नहीं, जगते
तो इसका मतलब है कि आप एक मुस्लिम प्राणी, दुनिया कितना भी कहे लेकिन आप खुद पर भरोसा रखें। दुनिया भले ही भरोसा ना करे, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप बेहतर करेंगे। हम लोग जी ने कहा था कि यदि आप अपने डर पे विजय प्राप्त कर लिए तो आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको डरना नहीं है, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आप जा रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि आईएएस बनना मुश्किल नहीं है, इसके लिए 12वीं का ज्ञान होना चाहिए और आप इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये तो रहा डर कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। दूसरा चीज है गोल सेटिंग। जब हम अपने गोल का सेटिंग कर रहे होते हैं तो 4 चीजें दिमाग में होनी चाहिए। पहला चीज वाई, क्यों। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। अगर हम आईएएस बनना है तो क्यों बनना है। दूसरा व्हाट, क्या बनना है। यूपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्जाम लेती है, इसमें आईएएस बनकर जाते हैं, आईएफएस बनकर जाते हैं, आईपीएस बनकर जाते हैं, आईआरएस बनकर जाते हैं, कई सारे पोस्ट। और आपको यह दिमाग में होनी चाहिए कि आपको क्या बनना है। तीसरी चीज है वेन, कब बनना है, कब चाहिए आपको। चौथी चीज हाउ, कैसे चाहिए। ये 4 चीजें दिमाग में होनी चाहिए। पहले बात करते हैं क्यों। क्यों चाहिए आपको सिविल सर्विसेज, क्यों बनना है आपको आईएएस। इसको अगर आपको जानना है तो पहले यह समझना होगा कि क्या मिलने वाला है। यह जानना जरूरी है कि क्या मिलने वाला है। अगर यह चीज पता हो तो मंजिल आसान हो जाती है। अगर आप लोगों से कहें, मान लेते हैं कहीं पहाड़ चढ़ने हैं और आप लोगों से कहें कि आप लोग चढ़िए पहाड़ पे, सब लोग चढ़ रहे हैं, थोड़ी ऊपर गए फिर नीचे आएंगे, क्यों चढ़ रहे हैं यार, फालतू में क्यों चढ़ रहे हैं, हम झूठ-मूठ के पहाड़ पे क्यों चढ़ेंगे, गर्मी का मौसम है, नहीं जाना, फिर उतर कर आ जाते हैं। आपसे एक बात कहा जाए, कोई कहे ऊपर में शिव जी हैं, अगर जो दर्शन कर लिया वो आईएएस बन जाएगा। एक बात बता रहे हैं, अगर ये पता चले कि ऊपर में शिव जी हैं और जो दर्शन कर लेगा वो आईएएस बन जाएगा, तो फिर कहना ही नहीं है। चाहे कितने भी कंकड़ पत्थर हों, हम ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अगर दर्शन हो गई तो हम आईएएस बन सकते हैं। ये हमारे दिमाग में रहेगा, ये बातें हमारे दिमाग में रहेगी। बीच रास्ते में अगर कोई सांप भी मिल गया तो हम समझेंगे वो शंकर जी से भेंट हो गया, कुछ हद तक तो भेंट नजर आ रहा है, डरेंगे नहीं। उस समय हमारा वो मंजिल दिखाई देगा कि शंकर जी से भेंट करना है, उनका दर्शन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बन जाएंगे अगर भेंट हो गई तो। इसीलिए हम लोग को ये मंजिल साफ होना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है वो साफ होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है और उससे क्या मिलने वाला है। ये जरूरी है, क्या मिलने वाला है। आईएएस आप बनते हैं, आप देश की सेवा के लिए सबसे अगर बेहतर अवसर है तो यही है। और हम लोग संघर्ष से जो डरते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार इतना मेहनत करना होगा, तो ये आपको जो डर है ना, इसको निकालिए। और डर तभी निकलेगा जब आपको अपना लक्ष्य
हमको ये क्यों चाहिए। हमारा जो मन है वो कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए कभी भी। कंफर्ट जोन में चले गए, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर कंफर्ट जोन में चले गए तो आपकी जिंदगी वही समाप्त हो गई, आप आगे कुछ बेहतर नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमको बनना कैसी, जो सिविल सर्विस का एग्जाम देती है, हमको बनना क्या है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। हम वो सपने देखते हैं, सपने देखने भी चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनना, आईएएस बनने। अगर आप सोचते हैं कि आपको आईएएस बनने तो आप ये सोचते हैं कि ये डीएम, एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है में होते हैं, क्या पावर होते हैं, उस चीज को आपके माइंड में वो घूम रहा होता है। और जब ये सारी चीजें जब घूम रही होती हैं तब लक्ष्य थोड़ा सा हासिल करने में आसानी होती है। जब जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमसे पॉसिबल नहीं है, तब वो चीजें नजर आती हैं कि अगर हम पीछे हट गए तो हमारे वो सपने अधूरे रह जाएंगे। हमको आईएएस बनना है, कितने लोग कहते हैं हमको आईपीएस बनना है, हमको एसपी बनकर जाना है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको क्या बनना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा चीज वे, कब आपको चाहिए, कब बनना है आपको, ये भी आपको तय करना होगा। आप खुद सोचिए, जैसे हम लोग सोचते हैं यार अभी से तय कर ले कि 2024 में या 2022 में मुझे आईएएस बनना है, अभी से तय कर ले, ये बेवकूफी होगी। हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से तय करना होगा कि आपको कब चाहिए, कब सिलेक्शन चाहिए। आप खुद सोचिए, आप पूरे साल कितना पढ़ते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाता है एग्जाम के लिए, एग्जाम नजदीक आ जाता है, तब आपकी तैयारी बढ़ जाती है। पहले से जो भी तैयारी चल रहा है वो तैयारी बढ़ जाती है। आप सही ढंग से मेहनत करना शुरू कर देते हैं कि नहीं एग्जाम नजदीक है, मुझे ये करना है, तो तैयारी तो करना होगा। तो जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उसके बाद अब देखिए पढ़ाई अब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन सालों भर हम लोग उस चीज को उस तरह से तैयारी नहीं करते जिस तरह से हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद शुरू किया। इसलिए यह तय होना चाहिए कि आपको कब चाहिए, 2020 में चाहिए, 2021 में चाहिए, कब चाहिए, 2022 में चाहिए, ये आपको ईयर क्लियर होना चाहिए। आप इंटर में हैं, आप तय कीजिए कि आपको कब क्लियर करना है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप तय कीजिए कि आपको यूपीएससी कब क्लियर करना है, क्योंकि ये दिमाग में रहेगा तो आपकी तैयारी बेहतर चलेगी। चौथी चीज आती है कि कैसे करना है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे कई जगह सेमिनार में भाग लिए, सेमिनार में गए, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है, कैसे हम इसे हासिल कर सकते हैं। एक बात आपको बता दें, प्रत्येक एग्जाम का एक पर्पस होता है, वैसे ही इस एग्जाम का भी एक पर्पस है। यूपीएससी विद्वान नहीं ढूंढ रहा है। आप खुद सोचिए कि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें ये नहीं ढूंढा जाता कि आपके मैट्रिक में क्या मार्क्स रहे, इंटर में आपके क्या मार्क्स रहे, ग्रेजुएशन में आपके क्या मार्क्स रहे हैं। ये आपका यूपीएससी ये नहीं देखता। अदर एग्जाम में आप जाते हैं तो इन सारी चीजों से गुजरना होता है कि आपके मैट्रिक में क्या मार्क्स है,
आपके इंटर में क्या मार्क्स हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं ढूंढ रहा, ये नहीं ढूंढ रहा है कि आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने रहे। भाई मार्क्स पता चलेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको यूपीएससी जो चीज ढूंढ रहा है, आप में जो चीज चाहता है, वो विद्वता आपका नहीं चाहता, आपकी वो क्षमता चाहता है जिससे किसी चीजों को आप मैनेजमेंट करना सीखते हैं, किसी चीज को किस प्रकार डिसीजन लेने हैं, ये आप के अंदर ढूंढता है। आपको एग्जाम क्या चाहता है अगर ये जानना है तो इसके लिए सबसे अगर बेहतर तरीका है तो आप जाइए यूपीएससी के साइट पे, वहां नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, वहां सब कुछ मिलेगा। पीटी में क्या चाहता है यूपीएससी, मेंस में क्या चाहता है यूपीएससी, आप वहां से सिलेबस को देखिए और सिर्फ देखिए नहीं, उसको नोट कीजिए। सिर्फ इंटरनेट पर देखकर छोड़िए मत। वहां साफ दिया हुआ है कि लेवल जो है वो 10+2 का है, बेसिक एनसीईआरटी लेवल है, एनसीईआरटी का लेवल है। और हम लोग डरते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम लेता है। एक बात और ध्यान रखिए, सिलेबस को आप नोट कीजिए। बेसिक एनसीईआरटी लेवल है 10+2 का, यूपीएससी जो एग्जाम लेता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखिए, साथ में रहकर अपना तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। यूपीएससी का पैटर्न पता चलता है कि क्या पैटर्न है, किस तरफ जा रहा है यूपीएससी, तो आपको एक मदद मिल जाती है। हम लोग ऑप्शनल का चुनाव करते हैं, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो यूपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, कई सारे जो देने वाले होंगे और कई सारे जो इंटर करके आए हैं। ऑप्शनल का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आपका सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है ऑनर सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही आप ऑप्शनल चुने, ये जरूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता। आपको ये मायने रखता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। एक बात और कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी इंटर करके आए हैं, तो आप सोच रहे हो क्या तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। IICA से संस्था जो सासाराम में लगभग 6 सालों से चल रही है, इसमें पिछले साल से ही ये व्यवस्था दी गई कि आप IAS की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, जिसमें 3 साल का कोर्स रखा गया ताकि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ IAS की तैयारी भी कर सकें और सही समय पर आप सिलेक्शन ले सकें। अगला जो बात आता है वो है मीडियम का सिलेक्शन। कैसे करें मीडियम का सिलेक्शन, ये बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं कि यदि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर कोई बंदा अगर इंग्लिश मीडियम से है तो ही वो सेलेक्ट हो सकता है, उसी का सिलेक्शन होगा जो इंग्लिश मीडियम से है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये सही नहीं है। आप जिस मीडियम में अच्छी तरह सोच सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं जिस मीडियम में आपके माइंड में थिंकिंग अगर हिंदी में है, हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी मीडियम ही चुनिए। अगर इंग्लिश हो तो इंग्लिश चुनिए। आप जब हम तैयारी कर रहे थे तो एक बात मुझे बड़ी तकलीफ देती थी। जब लोग कहते थे कि इंसान IAS वही बनेगा जो रिच फैमिली से है, जो DU में पढ़ा है, जो JNU में पढ़ा है, वही IAS बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है।
यदि हम मेहनत करें तो हर चीज संभव है। एक बात कही जाती है, संघर्ष ही जीवन है, और लोग जब संघर्ष करते हैं तो वो अपनी बदनसीबी समझते हैं। एक बात कहना चाहेंगे, ये आपको खुद तय करना है कि क्या आप अपने संघर्ष को अपनी बदनसीबी समझ रहे हैं या आप इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। ये आपको खुद तय करना होगा। आप खुद सोचिए, हम सभी लोग जानते हैं विपरीत हवा में ही पतंग उड़ता है। अगर आपको उड़ना है तो चुनौतियों का सामना करना होगा। उस संघर्ष को अपनी बदनसीबी नहीं समझनी होगी, उसे एक अवसर समझना होगा। एक बात कही जाती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में यह है कि नहीं यार हम हार जाएंगे। अगर डर है, अगर भय है तो हम कभी जीत नहीं सकते। अगर मन में यह डर नहीं है, भय नहीं है, अगर आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं हम बेहतर करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, आप बेहतर ही कीजिएगा। अगर मन में ऐसा है कि आप बेहतर करेंगे तो आप बेहतर ही कीजिएगा। हम लोगों को संघर्ष के साथ साथ हमारी जो अपना एटीट्यूड है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब है मनोवृत्ति। ऐसे यूपीएससी ने अपने चौथे पेपर में शामिल किया इसको, और यह हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी हमारी जिंदगी की वही ऊंचाई तय करेगा। एक गुरुजी के पास, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बताइए एटीट्यूड क्या है। गुरुजी बोले कि रास्ते में कुछ लोग, 2-3 लोग थे जो ईंट बना रहे थे। तो गुरुजी बोले उस बंदे से कि चलो इसी से पूछते हैं, इन तीनों से पूछते हैं जो ईंट बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये एटीट्यूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है। तो उस बंदे ने कहा गुरुजी से कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम इन बेवकूफों से पूछेंगे कि एटीट्यूड क्या है। गुरुजी ने कहा कि एटीट्यूड की पॉलिसी की ये है जो तुमने कहा, तुमने ये सोचा कि हम इन बेवकूफों से पूछेंगे। फिर भी गुरुजी कहे कि चलो पूछते हैं। दोनों लोग गए, पहले एक बंदे से पूछे जो ईंट बना रहा था कि भाई क्या कर रहे हो। तो ईंट बनाने वाले ने जवाब दिया, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देती, ईंट बना रहे हैं। बोले चलो ठीक है। दूसरे बंदे से यही सवाल गुरुजी फिर पूछे, क्या कर रहे हो भाई। दूसरे बंदे ने कहा साहब ईंट बना रहे हैं ताकि हमारे घर का, हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, इससे कुछ हम कमा सकें और घर का, परिवार का पालन पोषण कर सकें, पेट पाल सकें, इसलिए हम ईंट बना रहे हैं। फिर यही सवाल जो ईंट बना रहा था तीसरा बंदा उससे पूछे। गुरुजी जब ये पूछे तो उन्होंने बताया, गुरुजी हमें महल बनाना है, इसलिए इसके लिए हम ईंट तैयार कर रहे हैं। तीनों में बड़ा फर्क था। तीनों
जवाब था वो अलग अलग जवाब था। एक जो है अपने काम के प्रति बड़ा उदास रहता है, वो अपने काम से खुश नहीं है, जो ये कह रहा है कि अंधे हो क्या दिखाई नहीं देती, ईंट बना रहे हैं, काम बस वो मजबूरी है। जो दूसरा जो जवाब दिया था उसका भी वही बात है, वो काम तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह से खुश नहीं है उस काम से, बस किसी तरह उसकी विवास्ता है जो उस काम को कर रहा है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जो तीसरा बंदा है जो ईंट बना रहा है, वो अपने उस संघर्ष को बदनसीबी नहीं समझता, उसको खुशी से कर रहा है और उसका मंजिल साफ है कि उसको महल बनाना है। आज ईंट बना रहा है, इसलिए बना रहा है कि आगे इसी ईंट से वो महल बना सके। अब आप खुद सोचिए कि आप अपने काम को बदनसीबी समझ रहे हैं या उसको एक अवसर मान रहे हैं। एक बात जरा सोचिए, एटीट्यूड की जब बात आती है तो हम लोग सोचते हैं एटीट्यूड होता क्या है। तो आपको एक बता दें, इस सिचुएशन में हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है, यही हमारा एटीट्यूड है। किस सिचुएशन में हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है, यही हमारा एटीट्यूड है। हम लोग पॉजिटिव देते हैं रिस्पॉन्स को या निगेटिव देते हैं। सिचुएशन कभी कभी एक ही तरह के सिचुएशन सबके पास होते हैं, कोई उस पर रिस्पॉन्स पॉजिटिव देता है और कोई निगेटिव देता है। एक कोई मूवी आपने देखी होगी, उसमें परेश रावल पान खा रहे हैं। आप लोग ज्यादा सीरियस मत होइएगा कि तो परेश रावल पान खा रहे हैं, एक चाहे वही दुकान पे बैठे हुए हैं पान के, उस बंदे ने कहा उनसे कि अरे यार न्यूज़पेपर में दिया है कि पान खाने से कैंसर होती है, इंसान मर जाएगा। तो परेश रावल बोले अच्छा ये बताओ न्यूज़पेपर कौन सा है। उन्होंने न्यूज़पेपर का नाम बताया। वो बोले कि आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। भाई सही में ऐसा नहीं करोगे? उस बंदे ने पूछा क्या सही में ऐसा नहीं करोगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या नहीं करोगे भाई? तो आज के बाद ये न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ेंगे। जरा सोचिए सिचुएशन जो भी है उस सिचुएशन में उनका क्या रिस्पॉन्स। ऐसे एक बात, इसी पर एक बात याद आ रही है। आप देखे होंगे ऐसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब तो चल ही रहा है। कुछ शराबियों का अपना समूह होता है और उन लोग की जान पहचान शराब के दुकान वाले से अच्छी खासी होती है। कुछ शराबी गए शराब के दुकान पर शराब पीने, तो दुकानदार से थोड़ी दोस्ती उसकी हो जाती है। तुम्हारा एक दोस्त नहीं आया, तुम लोग तो आए हो लेकिन वो नहीं आया। तो इन लोगों ने बोला कि क्या बताएं, कल बहुत अधिक शराब पीकर चला गया था घर और लाइट कट गई। वो मोमबत्ती जलाने लगा और शराब पिया था, मोमबत्ती जला रहा था और इसी में आग लग गई, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई।
उस दुकानदार ने बोला कि यार एक दोस्त की मृत्यु हो गई, अधिक शराब पिया, आग लग गई, उसकी मृत्यु हो गई और तुम लोग यहां आए। तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक शराबी ने बोला हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दुकानदार बोला कि क्यों भाई, क्या नहीं करोगे आप? तो शराबी बोला कि कभी बहुत अधिक शराब पिए तो जाकर घर पे मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, शराब पिएंगे। सोचिए, वो उसका यही है कि शराब पिएंगे लेकिन मोमबत्ती नहीं जलाएंगे ताकि आग न लगे और हमारी मृत्यु न हो। सिचुएशन क्या है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है उस पर, ये हमारा एक्ट को तय करती है। इनको क्या कहना, क्या सोचना चाहिए और हम क्या सोच रहे हैं। हम निगेटिव की ओर जा रहे हैं और पॉजिटिव चीजों को सोचना चाहिए। तो ये आपको तय करना है कि आप अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो, अपने लक्ष्य के प्रति जो भी डिसीजन लेते हो लक्ष्य के लिए, उस पे आप कितना स्थिर हैं, कितना अमल करते हैं। और सिचुएशन सबके साथ कुछ न कुछ परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लेना है या उन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना है, ये आपको तय करने हैं, आपको सोचने हैं। यूपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्जाम ले रही है, मैंने इसके जो भी पॉइंट मैंने बताया कि आपको लक्ष्य जो तय करना है, जो एक डर है, आप जो गोल का सेटिंग कर रहे हैं उसमें आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, कब बनना चाहते हैं, इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया। आपके मन में कई सारे सवाल भी हो सकते हैं कि हम लोग क्लास में अधिकांशतः बच्चों से जब मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, मौका नहीं मिल पाता, बच्चों को मौका नहीं मिल पाता। तो आपको ये सोचना है कि आज वो आप लोगों को मौका दिया गया है कि आप लोग के मन में जो भी प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, अपनी तैयारी से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। पूछना होगा, हाथ खड़ा करेंगे, माइक उन तक चला जाएगा। कोई बात नहीं। मुझे 2022 में कंप्लीट करना है, लेकिन तैयारी तो लो है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन कंप्लीट करना है 2022 में। आपका नहीं हुआ, ठीक है, बैठिए। जैसे इन्होंने कहा कि 2022 में मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन हमारा कोई तैयारी नहीं, मैं पहले ही बताया। ठीक है, आपने ये जो भी लक्ष्य आपने तय किया है, कब करना है ये तय किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे
बोल दिया कि अगर कब करना है, अगर हमें पता हो तो तैयारी जो चल रहा होता है वो बेहतर होने लगता है। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होते ही हमारी तैयारी बढ़ जाती है, और कब तक चलती है? एग्जाम सेंटर तक। जब तक एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचते तब तक चलती है ये तैयारी। लेकिन आपने पहले तय किया है तो इसमें आपको कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 2022 में एग्जाम देने होंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आप ये दिमाग में फिक्स करके रखे हैं कि 2022 में ही सिलेक्शन चाहिए, तो आपको ये दिमाग में भी तय करना होगा कि आपको क्या चाहिए, क्या बनना है। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मैंने पहले कहा, जो नहीं बनना है उसे कभी नहीं सोचना। अगर मान लेते हैं आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो पहले उस चीज को सोचिए। आपको यूपीएससी विद्वान आपकी विद्वता नहीं ढूंढ रहा है। 10+2 12वीं स्तर का आपको एनसीईआरटी लेवल से क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप सबसे पहले सिलेबस को जाकर डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके सिर्फ छोड़ मत दीजिए, उसको एक कॉपी पर अच्छे से उतारिए। एक एक पॉइंट, अब ये नहीं जैसे मान लेते हैं कुछ हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे पॉलिटी में लग गए, पूरे ज्योग्राफी में लग गए। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसके एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, जहां से यूपीएससी ने अपने सिलेबस में ये दिया है कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन टॉपिक शामिल है इसके सिलेबस में, उसको आप ध्यान रखिए। तो पहले आपको काम करना होगा कि आपको सिलेबस को नोट करना होगा। पहले कॉपी पर नोट कीजिए, नोट करने के बाद उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले कुछ सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको निकालिए, और आप देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें से कौन कौन से पॉइंट हैं। कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी लेवल से पूछ रहा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। 11, 12 अगर आपको ज्यादा टफ पड़ रहा है तो आप 6 से शुरू करें। अगर टाइम है आपके पास तो आप 6 से शुरू करें, 6 क्लास से आप पढ़ना शुरू करें, और 12 तक सारे जो भी हैं आपके जो टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं उन सारी टॉपिक को आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। एक बार नहीं, उसको 10 बार पढ़ें, उसको रिवीजन बार बार रिवीजन करें, ताकि आप लगातार उसमें बने रहें। लगभग आप समझ गए होंगे। तो एनसीईआरटी पे काम करना होगा। सिलेबस को पहले नोट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखिए, और 12 लेवल तक के एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। और कोई जिनको कोई सवाल पूछने होंगे? सब बोले हैं कि एक बार होने वाला एग्जाम दे चुके हैं, और इसमें हमारे सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या दोबारा दे सकते हैं? एक बार इस बार जो एग्जाम हुआ था ना उसमें हम दे चुके हैं, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या हम दोबारा दे सकते हैं? यूपीएससी ने आपने एग्जाम इस बार तो इसमें नहीं होगा सिलेक्शन तो दोबारा दे सकते हैं? यूपीएससी देखिए, अभी तो जैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, यूपीएससी देने वाले जो भी बंदे होंगे सिविल सर्विसेज का, तो जानते होंगे फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसका एग्जाम है आगे। तो अगर मान लेते पहले आप दिए तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स करके ये कर दिया कि आप एक बार दे दिए तो दोबारा नहीं दे सकते। जैसे इसमें पहले ये था कि आप यूपीएससी जो जनरल वर्ग, जो सामान्य वर्ग से है, वो 4 बार एग्जाम दे सकते हैं, और जो ओबीसी से है वो 6 बार दे सकते हैं। लेकिन अभी यूपीएससी ने क्या किया है कि इसको इसमें बदलाव कर दिया।
जनरल वाले को 6 चांस दे दिया, ओबीसी वाले को पढ़ा दिया उसको भी। अब एक बात सोचिए, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आप नहीं दे सकते, और जो ST SC से है अनलिमिटेड है भाई, तो टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। क्या बोले कि इसका अगला एग्जाम अभी जो अभी कह रहे हैं ना, फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी फॉर्म भरा जा रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, और जून में इसके एग्जाम होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत ठीक नहीं लगता है किसी का। जैसे इन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, इंटर हम कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और हमको पॉलिटिकल साइंस हमको पढ़ने में समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। एक बात जरा सोचिए, इनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। एक बंदा मेरे पास आया, वो बोला कि सर हमको पॉलिटी पढ़ने में बहुत मजा आता है। किसी ने एक ने कहा सर हमको ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पसंद ही नहीं है। उसने कहा हमको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ जाता है। जो चीजें हमें समझ में आती हैं, जो चीजें हम समझ पाते वो मजेदार चीजें हो जाती हैं, और जो सब्जेक्ट हम नहीं समझ पाते उसको हम लोग बोरिंग समझते हैं, बोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप जो पढ़ रहे हैं, आप साधारण स्तर से शुरू कीजिए। सिर्फ 6वीं क्लास का आप नागरिक का बुक होगा, उससे पढ़ना शुरू कीजिए। आपको चीजें समझ में आएगी और आप बेहतर करेंगे, ठीक है। और कोई है? पूछने हैं? इनको दीजिए अभी इनके मन। हाँ बोलिए। मेन पेपर तो कंप्लीट हो जाएगी, बट ऑप्शनल पेपर तो बहुत सारे बच्चों की अलग अलग लॉकडाउन में मेन पेपर तो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ऑप्शनल पेपर सारे बच्चों की तो अलग अलग होती है। ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट चलिए। और बैठ, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले, शांत रहिए आप सभी लोग, मैं पहले ही बताया हूं कि जो यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शनल आप वो समझिएगा जैसे ग्रेजुएशन में आप ऑनर्स को समझते हैं, ऐसे जैसे सबका ऑनर्स अलग अलग होता है। अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट होंगे जो सबके समान होंगे, लेकिन ऑनर्स सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो जिसका इच्छा होता है वो ऑनर्स ले लेता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो ऑनर्स की तरह है। मैंने पहले ही बताया कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है ये मायने नहीं रखता कि आप वो ऑप्शनल चुने। जैसे मान लेते आपने हिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है ग्रेजुएशन में, या आपका फिजिक्स ऑनर्स रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शनल फिजिक्स ही लें। आपको वो सब्जेक्ट चुनने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें पढ़ना आपको अच्छा लगता हो, जो चीजें समझ में आती हो, वो सब्जेक्ट चुने। और उसके लिए आप 6वीं क्लास से अगर मानते कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मानते ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, तो आप बेसिक से शुरू करें, 12 लेवल तक जाएं, और ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स पेपर होता है
वहां तक उसको अच्छे से कवर करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा ऑप्शनल में। लेकिन ऑप्शनल के चुनाव जब भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार आपने ये डिसाइड कर दिया कि ये हमारा ऑप्शनल होगा तो वही आपका ऑप्शनल रहना चाहिए और उसमें आपको बेहतर करना होगा। ठीक है? और आपके मन में कोई प्रश्न है? पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी हो जाएगा। और आपके मन में कुछ एक बात बता, आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एएनएम का पढ़ाई करके एमबीबीएस का डिग्री लेने चले। ठीक है, ये बात हो गई। ये मैं हकीकत बोल रहा हूं। आप बीपीएससी का सिलेबस देखिए, अलग है। जो यूपीएससी का सिलेबस है वो अलग है। अगर आप यूपीएससी का तैयारी किए हैं तो आप बीपीएससी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी पे काम नहीं कर सकते, उस एग्जाम को आप फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान। हाँ, यूपीएससी की आपने तैयारी कर रखा है, तैयारी आप कर रहे हैं, तो बीपीएससी आपके लिए कुछ हद तक बेहतर रहेगा। पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या 21 ईयर? पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या मतलब 21 साल हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? नहीं, अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया और ग्रेजुएशन मान लेते हैं कि इस साल कंप्लीट होने वाला है तो आप इस साल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, वहाँ दे दीजिए। आप बोले हैं कि किस से डेढ़ का पढ़ना पड़ेगा डाउनलोड करके, तो उसमें तो हर सब्जेक्ट आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऑप्शनल का आप जो चुनाव केवल ऑप्शनल का सारा रहता है, बाकी सबके लिए सिलेबस समान है, सबके लिए बराबर सिलेबस है। और सब्जेक्ट आपको वहां क्लियर करके दिया हुआ है कि ये सबके लिए बराबर है। बस सिलेबस में ऑप्शनल सब्जेक्ट, कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें सिलेबस होते हैं, जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहें उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको चुनना है और साथ में सारे जो जीएस के पेपर है जो सबके लिए बराबर है उसको ध्यान रखना है। और इसको कितने साल तक कितने तक भर सकते हैं आप उसको? हमको ऐसे आप ऐसे से हैं तो लगभग 42 साल तक, 21 से 42 साल तक अनलिमिटेड आप भरिए, कितने बार भी। ओबीसी से हैं तो उसमें भी किया है 35 साल और जनरल से तो 32 साल किया है। बोले कि ऑप्शनल में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी रहता है? हाँ, ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर आप ले सकते हैं या इंग्लिश का फिर लिटरेचर। इस बार जो एग्जाम दिए थे उसमें हिंदी, इंग्लिश नहीं आया था क्वेश्चन? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात वो मेंस में होता है, पीटी में सब बराबर है, पीटी सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कैंडिडेट हो या मेडिकल का कैंडिडेट हो, सबके लिए बराबर है। मेंस में थोड़ा अलग होता है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट है? तो आप पूछ रहे थे कि इसके लिए यूपीएससी करने के लिए हम लोग एज कितना होना चाहिए? 21 साल पे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग है 21 साल पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो 21 ईयर्स पे वो सिलेक्शन लिया है उन लोगों ने, तो अगर पहले से आपका तैयारी है तो आप सही समय पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डाउट बताते हैं। बहुत जगह अभी आपको कुछ पूछने हैं, इनको दीजिए, इनको। अगर एक साल में कंप्लीट करना है, मतलब एकदम बेसिक से लेकर पूरा कंप्लीट करना है तो हार्डली कितना घंटा लग पड़ेगा? आपको जैसे सब लोग कहते हैं कि यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप अगर रेगुलरिटी है आपकी पढ़ाई, 8 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं और रेगुलरिटी अगर है, ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ाई किया कल साथी अटेंड कर लें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेगुलरिटी है तो आप 8 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, 8 से 10 घंटे काफ़ी है।
थोड़ी देर में सो ही जाएंगे, नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पढ़ें दिल से पढ़ें, ठीक है। इस बात को आप कभी भी पढ़ें, जब आपकी इच्छा करे तब आप पढ़ें। और किसी के मन में अगर इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या जरूरी है कि हम बन जाएंगे? इसके लिए और अलग एग्जाम होगा? इसमें 3 तरह के एग्जाम लेता है, पीटी लेता है, मेंस और इंटरव्यू। पीटी अगर निकाल रहे हैं तो मेंस में जाना होगा, मेंस निकाल रहे हैं तो इंटरव्यू में जाना होगा। ये तीनों एग्जाम फेस करने के बाद आप आईएएस बनते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब क्या होता है? क्या पीटी मेंस और इंटरव्यू का तो मालूम है, पीटी और मेंस क्या होता है? अब देखिए, ये जो सिलेबस जो है पीटी और मेंस और इंटरव्यू आपके दिए जाते हैं पीटी में। जब मेंस में जाते हैं तो सारे सब्जेक्टिव होते हैं, डिस्क्राइब करने होते हैं, और इंटरव्यू होता है, ओरल होता है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में मैंने बोला कि आप उसके साइट पे जाकर डाउनलोड कीजिएगा, आपको सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए, बहुत लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं जो पूछ नहीं पाते। मुझे कई जगह जहां भी सेमिनार में गए, अलग अलग जगह पे सेमिनार किए, जिसमें बच्चों की एक प्रश्न हमको कॉमन लगा, हर जगह ये पूछे जाते हैं, सर क्या मुझे इलाहाबाद या दिल्ली जाना जरूरी होगा? ये बार बार सवाल ये पूछे जाते हैं, हर किसी के मन में होता है कि सर क्या दिल्ली और इलाहाबाद जाना जरूरी होगा? क्या हम छोटे शहरों से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? बहुत लोग के मन में ये भी होता है कि सुनने को मिलता है उनको आसपास से कि तुम यहां से आईएएस नहीं बन सकते, तुम यहां से आईएएस कभी नहीं बन सकते, यहां पे तो व्यवस्था ही नहीं है कि आप आईएएस बन सकते हो। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको आईएएस बनने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है, आपको मेंटर की जरूरत है। आपको सिर्फ गाइड करने वाला चाहिए। आपको यदि गाइड करने वाला आपके घर में हो, यदि आपको गाइड करने वाला कोई बंदा आपके घर में हो, तो आपको घर से रहकर भी आप तैयारी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली जाएं, हम इलाहाबाद जाएं, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। आप खुद सोचिए, दिल्ली में लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, भीड़ है, क्या लाखों बच्चे जो वहां से बनी हुई है, क्या वो सारे बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं? ऐसा नहीं है कि वो सारे बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं। जो सही रणनीति से, व्यवस्थित ढंग से जो तैयारी कर रहा है, जिसका गाइडेंस सही है, जिसको सही ढंग से गाइड किया जा रहा है और जो उसको अमल करते हुए आगे बढ़ रहा है, वही बेहतर करेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाएं तभी आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक ही बात कही कि आपके घर पे अगर ऐसा बंदा कोई है जो आपको सही ढंग से गाइड कर सकता है, तो आप घर से पढ़ाई करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। कोचिंग की जरूरत नहीं होगी आपको। मैंने बताया कि आपको टीचर की जरूरत नहीं है, आपको एक गाइड करने वाले की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, ताकि आपको कोई गाइड कर सके और आप बेहतर करें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये मायने नहीं रखता कि आप सासाराम से हैं तो हम नहीं कर सकते, हम छोटे शहर से तो हम नहीं कर सकते। आप कहीं से भी हैं तो आप कर सकते हैं और आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये दिमाग में आपको नहीं रखना है। एक बात और बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे हमेशा पूछते रहे हैं, और ये रहा है कि सर हम हिंदी मीडियम से, और हिंदी मीडियम का सिलेक्शन हो नहीं रहा है, स्तर बहुत कम है, बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं यूपीएससी में। एक बात आप
बता दें कि ये अगर माइंड में आपकी चल रही है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम गांव से हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़े, जब हम शुरुआत किए थे, तैयारी करना शुरू किए थे, तो मुझे भी लगता था कि हम गांव से हैं। मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की। सब लोग बोलते थे कि ये सरकारी स्कूल से है, क्या कर पाएगा। जब दिल्ली गए मुझे लगा, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे लगा कि शायद हमसे नहीं होगा। फिर एक बात बार बार मन में आ रही थी कि अगर मेहनत करते हैं तो क्यों नहीं होगा। कुछ लोग मिले जिन्होंने हमको गाइड किया, सही ढंग से गाइड किया, और तब जाकर मैंने तैयारी शुरू की। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो एग्जाम दे रहा हूं, चाहे वो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें कहीं रिजल्ट होगा, कैसे होगा मैं नहीं जानता था। बस मैंने तैयारी किया, ईमानदारी से मैंने बस तैयारी किया। यूपीएससी मैंने दिया, पहला प्रयास था जिसमें पीटी हुआ था। मेंस में छठा तो मुझे लगा कि यार नहीं हो पाएगा, लेकिन यह है कि एक उत्साह देना। उस समय मुझे एक सर थे जिन्होंने गाइड किया और उत्साह दिया कि नहीं आप कर सकते हो। उस समय एक बात समझ में आई मुझे कि अगर जीवन में किसी को देना है कुछ तो उसे उत्साह दीजिए। हम लोग थोड़ा सा अगर असफल होते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है, और उस समय सभी लोग उसकी उस असफलता को बताकर उसके लेवल को नीचे गिराते हैं, उसके मनोबल को नीचे गिराते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे उत्साह दीजिए। अगर आपके अंदर, जैसे ये भी होता है कि हम आज मैंने कहा और आज से पढ़ाई मैंने आप लोगों ने शुरू कर दी, 4 दिन के बाद फिर आप वहीं पे आ जाते हैं, फिर जो चल रहा था पहले से वही चलने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा हो तो आप अपने उस लक्ष्य को सोच रहे हैं, जो बनना चाहते हैं उसको सोचिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, इससे क्या मिलने वाला है। अगर ये चीज आपके दिमाग में अगर आ जाए कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, हम क्यों करना चाहते हैं, तो आपका फिर वो उत्साह लौट आएगा और आप बेहतर करेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आप पहले खुद को पहचानिए। यूपीएससी में, सिविल सर्विस एग्जाम में, आईएएस की तैयारी करने वाले में असफल वे लोग होते हैं जो हमेशा तैयारी करने के तैयारी में ही लगे रहते हैं। वो तैयारी करने के तैयारी में लगातार बने रहते हैं कि तैयारी करना है, वही लोग असफल होते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है कि आपको तैयारी करने के ही तैयारी में लगे रहना है। आपने अगर ठान लिया है तो आप बेहतर करेंगे, आपको खुद पर भरोसा है तो आप बेहतर करेंगे। इसलिए आप उन लोगों में, उन छात्रों में शामिल आपको नहीं होना है कि जो तैयारी करने के तैयारी में लगे हो, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। मैंने बोला हर कोई एक दूसरे से अलग है, हर कोई अपने आप में एक खास है। उसकी क्षमता वो खुद स्वयं जानता है। तो इस चीज को आप पहचानिए।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम खुद को पहचानने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन खुद को समझ नहीं पाते, खुद को पहचान नहीं पाते। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको खुद को पहचानना होगा। अगर आपको रिजल्ट देने हैं तो आपको संघर्ष तो करने होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और, जो हमारे मन में जो हर जगह से प्रश्न जो आते हैं उससे रिलेटेड एक प्रश्न और आता है कि सर हम लोग फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई करते हैं, लेकर बैठते हैं किताब, लेकिन दिमाग इधर उधर दौड़ता है। हम लोग कोई एक टॉपिक पर फोकस नहीं रहता। ये कैसे करें जिससे याद ही नहीं होता? कितने लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं, सर याद ही नहीं होता, हमें तो याद ही नहीं होता। याद कैसे करें, फोकस कैसे रहे? तो एक बात बता रहे हैं, हमारा जो मन है ना वो नवजात घोड़े के समान इधर उधर दौड़ते रहेगा। इसका ये प्रवृत्ति ही है, ये इधर उधर दौड़ते रहेगा। आपको जब भी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई पर फोकस नहीं रह पाते, तो आप लंबे टाइम तक पढ़ाई ना करें। आप 1 घंटे 2 घंटे पर ब्रेक लें। ब्रेक जब लेते हैं तो उस टाइम में कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मानते हैं पेंटिंग करना, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है। आप 10-15 मिनट 20 मिनट आप दिमाग को वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर आप पढ़ाई करें। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में समय को बांट करके आप पढ़ाई करें। आप एकाएक लेकर सब ना बैठ जाए कि नहीं 8 घंटा पढ़ना है, सर बोल दिए 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटे पढ़ने हैं। जी नहीं, आप उस पढ़ाई से क्या मतलब रह जाएगा जिसमें आप कांस्टेंट ही नहीं कर पा रहे हो खुद को, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो खुद को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर ऐसा हो रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको लंबे टाइम तक आपको बैठकर नहीं पढ़ना है। 1 घंटे 2 घंटे पे आपको ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में वो काम करने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर आप पढ़ाई पे लगिए। दूसरा चीज कि याद कैसे करें? सर हो ही नहीं रहा है याद। बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर याद ही नहीं हो रहा है, हम दिन भर पढ़ रहे हैं सर, याद ही नहीं हो रहा है। आपको मैंने एक बात बताई, कई बार मैं कह चुका हूं कि आपको अगर सफल होना है तो 4 चीजें दिमाग में रखिए: रीड, राइट, रिवीजन और रेगुलरिटी। पढ़ना है आपको, बहुत पढ़ना है, साथ साथ उसको जो पढ़ रहे हैं उसको लिखना भी है। रिवीजन आपको करना होगा। 7 दिन पे 6 दिन पे आप जो चीज पढ़े उसको एक बार रिवाइज कीजिए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए। आप बार बार ऐसा करें। प्रत्येक सप्ताह में अगर एक बार सारी चीजों का आप रिवीजन करते हैं तो आप वो सारी चीजें फिर माइंड में धीरे धीरे कवर होने लगती हैं, फिर आप उसको याद कर लेते हैं। क्योंकि ये माइंड की प्रवृत्ति है। कुछ लोग होते हैं जो कि एक बार पढ़े और वो दिमाग में बैठा लेते हैं, वो कंसंट्रेट कर पाते हैं एक चीज पर, वो फोकस कर पाते हैं एक चीज पर और वो एक बार पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप एक बार में याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो आप बिल्कुल आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएंगी। पढ़ाई को लेकर आप ये ना सोचें कि यार पढ़ना है। आप काम जो भी कर रहे हैं उसमें उत्साह होना चाहिए, उसको अवसर समझिए। अब मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं, अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं यार कितना युद्ध किया था ये, सबको पढ़ना पड़ रहा है, तो इसे हम याद करेंगे, छुटमुट के सिलेबस में दे दिया। कई सारी चीजें माइंड में चल रही होती, यार नहीं देना चाहिए था यूपीएससी में ऐसा,
लेकिन आप ये सोचें कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा। प्रत्येक चीजों को एक उत्साह से, एक उत्सुकता से आप सोचें तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आप कभी भी कोई काम करते हैं तो आप उसमें उत्साह रखिए, खुशी से कीजिए, दबाव में नहीं। जैसे कई सारे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, जिनका बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं होती, घर के कामों में हाथ भी बटाना होता है, घर के फैमिली में कम लोग हैं तो काम भी कुछ हाथ बटाने होते हैं। वो आते हैं, कहते हैं सर दिन भर तो हम काम ही करते रहते हैं, नहीं पढ़ पाते, काम में ही लगे रहते हैं। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको काम में आप लगे रहे, मतलब काम ही काम है, घर में पापा बोल दिए ये काम करना है, मम्मी बोल दी ये काम करना है, और हमारे दिमाग में चल रहा है यार काम करना है, काम करेंगे, फिर पढ़ेंगे कब, थक गए हैं अब नहीं पढ़ सकते। आप एक काम कीजिए, कल से आप जानते हैं कि आपको ये सारे काम करने हैं। आप घर पे पूछ लीजिए, पहले पापा मम्मी से पूछ लीजिए कौन कौन से काम है। आप खुद जाकर पूछिए कि कौन कौन से काम, खुशी से जाकर पूछिए उनसे। जितने काम बताएं वो जल्दी जल्दी निपटा करके फिर पढ़ाई करने। आप बोल दीजिए कि मुझे आप बता दीजिए जितने काम हैं, सब करके मुझे भी काम करने हैं, पढ़ाई करने हैं, और आप जल्दी जल्दी निपटा करके और फिर आप पढ़ाई पर लग जाएं। प्रत्येक दिन आप इसी खुशी से अपने माता पिता से पूछिए कि कौन कौन काम है भाई, सब बता दीजिए, फिर उसको करके पढ़ाई पे लग जाए। फिर आपको काम काम नहीं लगेगा, बहुत चीजें आसान हो जाएगी, काम तो जल्दी ही हो जाएगा और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी सही ढंग से चलेगी। नहीं तो अगर मन में ऐसा चल रहा है कि आप काम करने हैं, पापा ये काम कह दिए, हम कैसे करें, पढ़ाई भी करने, तो फिर आप ना सही ढंग से पढ़ पाएंगे और ना सही ढंग से पढ़ाई ना सही ढंग से काम कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक उत्साह के साथ करें। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी दिक्कत हुआ उसमें। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। एक बात और है लास्ट पे, जो बच्चे लोग के मन में आता है कि सर तैयारी कब से शुरू करें, क्या ग्रेजुएशन कर ले तब शुरू करें, क्या 10th से शुरू करें, या क्या इंटर पास कर लिया उसके बाद से शुरू कर देना चाहिए। ये बार बार मन में ये सवाल आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपके पास समय है तो आप इंटर के बाद से तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका लक्ष्य पहले से फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर लक्ष्य फिक्स होगा तो आपको यह दिमाग में बैठा हुआ है कि आपको क्या करना है, और जो करना है उसके लिए सिलेबस क्या है, और जो सिलेबस है क्या वो 10+2 में है। अगर 10+2 में है तो उसको आप सही ढंग से ईमानदारी से उस पर काम करेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे जो आपने लक्ष्य को तय किया है, जो लक्ष्य को आपने फिक्स किया है, उसी के अनुसार आप काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कब से तैयारी शुरू करना चाहिए, तो आप अगर इंटर पास किए तो उस समय से ही आप तैयारी शुरू कर दें। आप पहले से लक्ष्य को फिक्स करके रखे हैं तो आप इंटर को भी सही ढंग से आप पढ़ेंगे। आपके दिमाग में यह है कि बनना क्या है, हमको डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने हैं, तो सारे पद की गरिमा, उसके जो भी रुतबा हैं, उसके जो भी काम हैं, वो दिमाग में चलते रहेंगे और आप उसको ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ेंगे। एक चीज और है कि सर ये पहले बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते थे, कहीं भी पहले भी 2019 में जो सेमिनार हुए थे या उससे पहले, उसके बाद से कई सारे ऐसे हमको रिस्पांस मिले
कि सर हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग मिडिल फैमिली से, मध्यम वर्गीय परिवार से बाहर में जाकर के पढ़ना, इतना खर्च कर पाना संभव नहीं हो पाता। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हर संभव नहीं है, हम भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही, कई सारी समस्याएं आई। कभी कभी मन करता था यार घर चले जाएं क्या, घर के लोग याद आते थे, घर का खाना याद आता था। आप जब यहाँ रहते हैं तो आप घर से दूर रहते हैं तो आपके भी मन में ये सारे सवाल आते होंगे कि क्या घर चले जाएं, घर के मम्मी याद आएंगी, पापा याद आएंगे, हर लोग याद आएंगे, खाना याद आएगा, घर का खाना। लेकिन एक बात आपको बता दें, आपको ये तय करने, आपको खुद इसका डिसीजन लेना है कि आपके लिए जरूरी क्या है। अगर आपके लिए जरूरी घर का खाना है तो आप पहले वही कीजिए। अगर आपके लिए जरूरी यूपीएससी क्लियर करना है तो आप 100% उसी पर फोकस कीजिए। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन सभी चीजें आसान नजर आने लगेंगी, हर चीजें आसान नजर आने लगेंगी। जो भी मुश्किल चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सभी चीजें आसान नजर आएगी। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपको आपके लाइफ में सबसे जरूरी क्या है। आर्थिक स्थिति से जो समस्या आई इसके चलते, जैसे मान लेते हैं कि हमने देखा जब यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जब मैंने देखा, जब काम किया तो मुझे पता चला सरकार वहां जो भी फ्री कोचिंग जो के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो मुझे लगा कि बिहार के बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए कि अगर बिहार सरकार इस पे काम कर रही है तो इससे बेहतर ढंग से काम करे। अगर नहीं कर रही है तो किसी भी स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। जब मैं सक्षम हो पाया तब मैंने शुरू किया IICS के लिए, बच्चे यहाँ के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ताकि वे बच्चे स्थिति सही नहीं है, जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है, वो सभी बच्चे पढ़ सके। जिनमें टैलेंट है वो एग्जाम को निकाले और वो तैयारी करे। उनका सारा खर्च ये संस्था ही उठाएगी। पिछले साल रहा 3 साल तक का ये रखा गया कि 3 साल तक इसको चलाया जाएगा और इसका फीडबैक अगर सही रहता है, बच्चे अगर रिजल्ट बेहतर दे रहे हैं तो आगे इसको बढ़ाया जाएगा। पिछले साल शुरू किया गया नवंबर 2019 में, 2020 में बच्चे लोग सिलेक्ट होकर आए जिनका तैयारी शुरू हुआ। और इस बार बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जाम दिए हुए हैं जिनका रिजल्ट महज 4-5 दिनों में आने वाला ही है। जो भी IICS स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट 4-5 दिनों में आने वाला ही है। उसके बाद काउंसलिंग पर काम किया जाएगा और उसके बाद उनको जो भी हॉस्टल है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। ये चीज़ें बहुत सारे लोग ये दिमाग में रखते हैं कि क्या ऐसा किया जाना, कई सारे दिमाग में बात चल रही होती है कि कहाँ तक संभव होगा सासाराम जैसे शहर में। मुझे लगता है कि अगर सही ढंग से अगर काम करें और अगर आप सभी अगर मेहनत करें, एक सही दिशा निर्देश में अगर काम कर रहे हैं तो आप बेहतर करेंगे। और जब आप बेहतर करेंगे तो सासाराम बेहतर बनेगा, सासाराम बेहतर बनेगा, राज्य के लिए बेहतर करेंगे, देश के लिए बेहतर करेंगे। जो हमको अवसर चाहिए वो आपको यहीं से मिलेगा। सिविल सर्विसेज ही देगा आपको कि जिसमें आपको रुतबे के साथ आप अपने काम को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। तो आर्थिक समस्या जो रह रही थी
उसको लेकर के अब ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि आप लोग, हाँ, किसी प्रकार का अगर उसमें कमी होता है तो आप डायरेक्ट इस संस्था से, आप संस्था में, आप कार्यालय में आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, कोई भी हो, कि सर ये कमी यहाँ पे है, इस चीज़ का फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। तो आप इसको लेकर, ऐसा नहीं है कि इतने जो सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग के सामने ही मैं इस बात को जब बोल रहा हूँ तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी दिक्कत अगर होता है, इस IACS जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो चला रहा है, तो आप डायरेक्ट इस पर बात कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट इस पर जो भी है विचार दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो ये आर्थिक समस्या वाली जो बात थी हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, वो भी लगभग, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो भी मायने नहीं रखेगा। कोई भी समस्या हो, सबका सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन जो दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर से बेहतर करेंगे। हम लोग जिंदगी में कभी कभी बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। एक लड़की अपने कैरियर से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी, टूट चुकी। उसने तय किया कि मुझे सुसाइड करना है। घर गई, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया था, कहीं कुछ नहीं हो पाया। गई घर, मम्मी से बोली, अपने माँ से बोली कि माँ हमको सुसाइड करना है। माँ जब इस बात को सुनी तो भी उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुमने तय कर ही लिया है तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तय कर लिया है तो सुसाइड कर ही लो। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से ये बात कही कि एक बात है कि अगर तुम जा ही रही हो तो हमारी इच्छा है कि अपने हाथों से हमको कुछ अच्छा चीज बनाकर खिला दो। गई, किचन में गई तो उनकी मां ने कहा ये जो 3 चूल्हे हैं, इस तीनों को जला दो और बर्तन जो भी है उसमें तुम पानी बैठा दो। एक काम करो कि हमको मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का, एक में गाजर डाल दो, उबाल कर बनेगा, ताकि तुमको भी ज्यादा मेहनत ना पड़े। दूसरा जो है कि चलो ठीक है, गाजर का हलवा बनने में देर होगी, एक काम करो दूसरे में अंडे डाल दो, पहले अंडे खा लेंगे। और तीसरे में उन्होंने कॉफी डलवा दी कि उससे पहले तैयार हो जाएगा। तीनों उसने डाल दिया। डालने के बाद जब उबलने लगा तो माँ ने कहा कि अच्छा बेटी ये बताओ कि क्या स्थिति है। गाजर पक गई और अंडे की स्थिति क्या है, और कॉफी देखो बन गया। उसने देखा तो बताया कि माँ जो गाजर है वो मुलायम हो चुका है, जो अंडा जो है वो थोड़ा सख्त हो गया है, और कॉफी जो डाला था हमने वो पानी को बदल दिया है। तब उसकी मां ने ये बात कही कि अच्छा एक बात सोचो, तुमने ये तय किया है सुसाइड करना है, इंसान को इससे खुद सोचना चाहिए कि वह ये पानी तीनों में है, चीजें अलग अलग हैं, परिस्थितियां समान है सबके सामने, लेकिन एक उसी से
सॉफ्ट होकर निकलता है, मुलायम होकर निकलता है, दूसरा वहीं से कठोर होकर निकलता है, और एक है जो कि पानी को ही बदल दिया, कॉफी। तो जिंदगी में ये आपको तय करने हैं कि आपको कॉफी बनना है या गाजर या अंडे के रूप में रहना है। ना तो आप ज्यादा सख्त बन सकते, ना तो ज्यादा आप मुलायम रह सकते। आप इस तरह रह सकते हैं एक कॉफी की तरह, परिस्थितियां समान है और उससे बेहतर होकर निकलना है, तो एक कॉफी की तरह बनिए। जब ये बात उसको पता चली तो उसने सुसाइड करने का जो विचार था वो निकाल दिया कि नहीं, मुझे कॉफी ही बनना है। तो आप लोगों से हम यही चाहेंगे कि आप उस कॉफी की तरह बनिए। आपको ये तय करना होगा कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए, क्या बनना है। यूपीएससी जो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ एक नौकरी मात्र नहीं है, बल्कि एक अवसर है देश की सेवा करने का, जहां से आपको पावर भी मिलता है, आपको रुतबे भी मिलते हैं और आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप बेहतर से बेहतर करें। आज का जो सेमिनार जो रखा गया था, इस सेमिनार को 2 भागों में रखा गया है। एक जो आज रखा गया है, लगभग जो भी बातचीत हुए लगभग हो ही चुके हैं, और दूसरा है जो 13 अप्रैल को रखे गए। शायद यहाँ पे या IICS संस्थान में ही रखे जाएंगे और उसमें वे सभी बच्चे उपस्थित होंगे जो IICS स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 के सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, IICS 2020 के सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जिनको आगे तैयारी करना है। आज तो इसमें सभी लोगों को बुलाया गया है कि आप सभी लोग जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, जो भी चीजें होंगी आप पूछ सकते हैं। अगला जो सेमिनार होगा, इसका अगला जो बातें होंगी सिविल सर्विसेज को लेकर कि हमको अब जो जितनी चीजें मैंने बताई उसको कैसे लागू करने हैं अपने लाइफ में, ये उस समय इन सारी चीजों पर काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा इस पे बात करने में। इसीलिए इस सेमिनार को मैंने 2 भागों में बांट कर रखा कि एक आपको 13 अप्रैल को रखा जाएगा, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे, जो भी स्कॉलरशिप के थ्रू आएंगे उन सब के, और हमारी जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरा ही प्रयास नहीं है। IICS स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कई सारे लोग इसमें शामिल हैं, कई सारे लोगों का सहयोग है, और आप जैसे जो यहाँ अभिभावकगण जो बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसके लिए एक उत्साह दी है। और जो भी छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी से मैं यही चाहूँगा, सभी से मैं यही कहूँगा कि आप में हर वो क्षमता विद्यमान है जो आप करना चाहते हैं, बस एक जुनून चाहिए। एक आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पे अगर आपको कोई किसी प्रकार का अगर तैयारी में प्रॉब्लम हो रहे हैं, प्रिपरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आज का हम जो प्रोग्राम है यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे इस बात के साथ कि जो भी छात्र छात्राएं जो IICS स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 नहीं दे पाए, फॉर्म भरे लेकिन नहीं दे पाए, और कई सारे ऐसे छात्र जो फॉर्म ही नहीं भरे लेकिन वो तैयारी करना चाहते हैं घर से रहकर या जैसे भी हो, उनके लिए 1 घंटे जैसे बहुत सारे जगह से सामने से होकर के एक एक करके हम लोग चीजों को पूछना चाहते हैं। कई सारे लोग सवाल साथ में बैठकर नहीं कर पाए, तो IICS कार्यालय में हम 2-3 बजे से 3 से 4 में मौजूद होंगे आज, क्योंकि यहाँ पर सासाराम में सिर्फ मैं सैटरडे और संडे में ही रहता हूँ, 2 दिन के लिए ही रहता हूँ। इसीलिए आप लोगों को जिनको भी इससे जुड़ी हुई चीज़ों की जो भी समस्याएं होंगी, आप आज 3 से 4 में मौजूद रहेंगे, आप बात कर सकते हैं।
आज के सेमिनार के लिए इतना ही। और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपना समय निकाला।